हेलो फ्रेंड्स, वर्धन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश जूनियर टीचर वैकेंसी से संबंधित यहाँ पे जो टॉप 3000 प्लस क्वेश्चंस की जो सीरीज चल रही है साइंस में, उसमें आज की वीडियो में नेक्स्ट पार्ट को हम लोग आज की वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, 30 क्वेश्चन पढ़ेंगे। इसमें 10 क्वेश्चन फिजिक्स के, 10 केमिस्ट्री और 10 बायो के हैं। तो चलिए, और जैसा कि हर बार मैं कहता हूँ कि आप लोग कॉपी पेन लेके बैठें और ये मुझे बस लास्ट में कमेंट में बता दिया करिए कि आपके कितने नंबर बन रहे हैं। काफ़ी लोग ऐसे हैं, मैंने देखा है काफ़ी कम लोग ऐसे हैं जिनके 24 से ज़्यादा नंबर बन रहे हैं। तो ऐसी अभी कोई दिक्कत नहीं है, धीमे धीमे आपकी अच्छे से तैयारी हो जाएगी और फिर ये एवरेज आपका इससे ऊपर निकलने लगेगा। और मैंने एक चीज़ और नोटिस की है, कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पिछली बार काफ़ी अच्छे नंबर थे। इस बार वाली जो पिछली वीडियो, मतलब पिछली 5 वीडियो पढ़ चुके हैं, उसमें चौथी वीडियो तक उनके काफ़ी अच्छे नंबर थे, लेकिन इसमें जो 5वीं पड़ी थी उसमें थोड़े से कम हो गए। तो ऐसा नहीं है कि कुछ वीडियोज़, मतलब यही यही एक अच्छी चीज़ है इस चीज़ की कि आप जितने क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ेंगे तो आपकी प्रैक्टिस अच्छे से होती रहेगी और आपसे क्वेश्चन छूटेंगे नहीं। तो चलिए, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और वही बात है कि आप लोग इसको, मतलब लास्ट में कमेंट जरूर करिएगा कि आपके कितने नंबर सही हो रहे हैं। ठीक, और 10 बजे आपको मैथ्स की वो आपको क्लास मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। वस्तुतः ऐसे दो तत्वों जहां पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या पृथक पृथक है लेकिन जिनकी द्रव्यमान संख्या समान हो को कहते हैं, क्या कहते हैं उसको? ऑप्शंस हैं समावयवी, न्यूट्रॉनिक, समस्थानिक या समभारिक। ठीक है, तो इसमें आपको यही बताना है कि क्या कहते हैं इसको। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, समभारिक। ठीक है, ऐसे दो तत्वों जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न हो लेकिन उनकी द्रव्यमान संख्या समान हो, क्या कहलाते हैं? समभारिक। नेक्स्ट क्वेश्चन। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र है कहाँ स्थित है? हैदराबाद में, पुणे में, दिल्ली में या तिरुवनंतपुरम में? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, तिरुवनंतपुरम में। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तिरुवनंतपुरम में। नेक्स्ट क्वेश्चन। न्यूक्लियर, ठीक, न्यूक्लियर रिएक्टर में होने वाली श्रृंखला प्रतिक्रिया को जारी रखने की क्षमता यूरेनियम का कौन सा आइसोटोप रखता है? U-234, U-236, U-235 या V-233? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, U-235। ठीक है, यूरेनियम का आइसोटॉप U-235 न्यूक्लियर रिएक्टर में होने वाली श्रृंखला प्रतिक्रिया को जारी रखने की क्षमता रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। किसी तत्व का परमाणु भार 35 है तथा 18 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, मतलब इसका परमाणु भार कितना है? 35 है और इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें? 18। ठीक है, तो उस तत्व में प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी? इसका राइट आंसर है, जिसको आता होगा उसके लिए तो बहुत इजी है, कि जो पूछा गया प्रोटॉनों की संख्या, तो तत्व में प्रोटॉनों की संख्या उतनी ही होती है जितनी इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। तो इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 18 हैं। तो इसका राइट आंसर होगा 18, क्योंकि प्रोटॉनों की संख्या बराबर यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी। एक परमाणु में दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं हो सकती। यह नियम किस वैज्ञानिक से संबंधित है? आर्हेनियस, पाउली, फैराडे या हुंड? ये नाम पिछली वीडियो में आ चुका है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, पाउली। ठीक है, पाउली के अपवर्जन सिद्धांत के अनुसार, ठीक, अपवर्जन का सिद्धांत है, पाउली का अपवर्जन का सिद्धांत है, उनके अनुसार क्या होता है? एक परमाणु में दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं हो सकती। ठीक है, ये है पाउली का अपवर्जन का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है। कैथोड किरणें क्या हैं? ठीक, कैथोड किरणें क्या होती हैं? इलेक्ट्रॉनों की धारा, विद्युत चुंबकीय तरंगे, अनावेशित कणों की धारा या धनात्मक रूप से आवेशित आवेशित कण की धारा? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, इलेक्ट्रॉनों की धारा। ठीक है, कैथोड किरणें इलेक्ट्रॉन की धारा होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, सॉल्व करना पड़ेगा इसमें थोड़ा सा। किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का 273 परम ताप पर आयतन 25 मिलीलीटर है। यदि दाब स्थिर रखा जाए तो 546 परम ताप पर उसी गैस के द्रव्यमान का आयतन क्या होगा? ठीक, इसको 90 मिलीलीटर, 50 मिलीलीटर, 40 मिलीलीटर या 80 मिलीलीटर। अब ये क्वेश्चन अगर आपको आता हो तभी इसको काउंट करिए, ऐसा नहीं कि आपने अंधी मारा और आपका आंसर सही हो गया, इसको भी आपने काउंट कर लिया। कई बार ये होता है, हम लोग
कोई सॉल्व करते हैं कोई भी मतलब प्रैक्टिस सेट, और उसमें उन क्वेश्चंस को दोबारा ध्यान ही नहीं देते हैं जो मेरे सही हो चुके होते हैं, जबकि उसमें कुछ तो ऐसे भी होते हैं जो हमने तुक्का मारा हुआ होता है, ठीक है। तो उनको भी ध्यान देना होता है। अब ये इसमें ये कैसे लगेगा, इसका जो पहले राइट आंसर है वो मैं बताता हूँ, फिर इसको लगा के दिखाता हूँ। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, ठीक है। 50 मिलीलीटर कैसे निकलेगा, ऐसा हमेशा देखिए, इसका फॉर्मूला होता है V1/T1, ठीक है, इक्वल टू होता है V2/T2, ठीक। V1/T1 इक्वल टू V2/T2। अब यहाँ पे देखिए V1 कितना है, ठीक है, 25 मिलीलीटर, ठीक, ml, और T1 कितना है 273, ठीक है, ये 273, और V2 कितना है, V2 आपसे पूछा गया है, तो V2 आपसे पूछा गया अपॉन में 5, T1 कितना है 546 परमताप, 546 हो गया, ठीक। V1/T1, तो ये कैसे सॉल्व होगा, ये ऊपर चला जाएगा, V2 कल टू ये जो है ये मल्टीप्लाई हो जाएगी 25 के साथ, और 273 नीचे ही रहेगा। जब ऐसा होगा तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 25 × 546/273 बराबर V2 ही पूछा गया है, ठीक। तो इसके दो गुना ये होगा, तो 25 × 2 कितना होगा, 50, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं, इस फॉर्मूले को आप लोग लिख भी सकते हैं, ठीक है। किसके प्रयोग से घर्षण को बढ़ाया जा सकता है, मतलब कहीं पे भी अगर आपको घर्षण बढ़ाना है तो क्या कर सकते हैं आप, तेल का प्रयोग करके, सतहों पर नमी द्वारा, खुरदुरी सतहों द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है कि घर्षण कहीं पे भी बढ़ाना होगा तो आप लोग खुद ही खुरदुरी सतहों का प्रयोग करेंगे, ठीक है। जहां पे खुरदुरी सतह होगी वहां घर्षण वैसे भी बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी द्रव पर दाब बढ़ता है तो उसका क्वथनांक क्या होगा, घटता है, बढ़ता है, स्थिर हो जाता है, या पहले घटता है और फिर बढ़ता है। तो इसका सीधा सीधा आंसर है ऑप्शन बी, बढ़ता है, ठीक है। द्रव पर दाब अगर बढ़ेगा तो उसका क्वथनांक भी बढ़ जाएगा, ठीक, और दाब अगर घटेगा तो क्वथनांक घट जाएगा। जिसमें ताप की उत्पत्ति होती है उस रासायनिक प्रतिक्रिया को क्या कहते हैं, ठीक है। तापीय प्रतिक्रिया, उष्माशोषी प्रतिक्रिया, उत्क्रमणीय प्रतिक्रिया, या उष्माक्षेपी प्रतिक्रिया। जिसमें ताप की उत्पत्ति होती है, यहाँ पे ध्यान रखिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, उष्माक्षेपी प्रतिक्रिया, ठीक है। वह रासायनिक प्रतिक्रिया जिसमें ताप की उत्पत्ति होती है उसे क्या कहते हैं, उष्माक्षेपी प्रतिक्रिया कहते हैं, ठीक है। अब जो हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो हैं हमारे के फिजिक्स के क्वेश्चंस हैं, काफी अच्छे क्वेश्चंस हैं। शीतकाल में, मतलब ठंडियों में, शीतकाल में जब झील की ऊपरी सतह पर बर्फ का पानी बर्फ में बदल जाता है, सॉरी, झील की ऊपरी सतह का पानी बर्फ में बदल जाता है, फिर भी जलीय जंतु जीवित रहते हैं, क्योंकि अब इसके ऑप्शंस हैं आपके, वह बर्फ में साफ सांस ले सकते हैं, उनके अंदर काफी मात्रा में ऑक्सीजन संचित रहती है, उनके शरीर की बनावट इस प्रकार है कि वे ऑक्सीजन के बिना भी रह सकते हैं, या पानी का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे अधिक होता है, जिससे बर्फ की ऊपरी सतह के नीचे पानी रहता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, पानी का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे अधिक होता है, जिससे बर्फ की ऊपरी सतह के नीचे पानी रहता है, ठीक है। शीतकाल में झील की ऊपरी परत 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होने पर बर्फ बन जाती है, लेकिन नीचे का जो जल है वो 4 डिग्री सेल्सियस पर द्रव अवस्था में रहता है, ठीक है। इससे झीलों या तालाबों में बर्फ के नीचे 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी रहता है, जिसमें मछलियां एवं अन्य जलीय जंतु जीवित रहते हैं, वो आसानी से रह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, एक सुई पानी में डूब जाती है जबकि लोहे से बना जहाज पानी पर तैरता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सुई की नोक नुकीली होती, क्योंकि क्या, इसका रीजन पूछा गया है। सुई की नोक नुकीली होती है, जहाज सपाट होता है, जहाज एक शक्तिशाली इंजन द्वारा चलाया जाता है, या सुई का आपेक्षिक घनत्व उसके द्वारा हटाए हुए पानी के आपेक्षिक घनत्व से अधिक होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए डी, सुई का अपेक्षित घनत्व उसके द्वारा हटाए हुए पानी के अपेक्षित घनत्व से अधिक होता है, ठीक है। किसी वस्तु का अपेक्षित घनत्व उस वस्तु के भार तथा उस वस्तु द्वारा हटाए गए जल के भार के अनुपात को प्रदर्शित करता है। शुद्ध जल का अपेक्षित घनत्व तो हमेशा कितना होता है, 1 होता है, ठीक, अपेक्षित घनत्व। वे वस्तु जिनका अपेक्षित घनत्व 1 से कम होता है वे तैरती हैं, जबकि जिन वस्तुओं का अपेक्षित घनत्व 1 से अधिक होगा वे जल में डूब जाएंगी। नेक्स्ट है,
जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी, ऑप्शन है, पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई है, मतलब पानी की सतह से ऊपर जब आई तो भारी हो गई है, पानी की सतह से ऊपर हल्की हो गई है, पानी से बाहर आकर स्थिरता खो बैठी है, या पानी से बाहर आकर उसके द्रव्यमान में वृद्धि हुई है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई है। ठीक है। अब आर्क ये क्यों, आर्कमिडीज के प्लवन के सिद्धांत के अनुसार, कौन सा, प्लवन के सिद्धांत के अनुसार किसी भी वस्तु का भार पानी में कम तथा पानी की सतह से ऊपर अधिक प्रतीत होता है। वस्तु के भार में प्रतीतित कमी पानी द्वारा वस्तु पर ऊपर की दिशा में लगाए गए बल के कारण होती है, तथा यह कमी वस्तु द्वारा विस्थापित जल के भार के बराबर होती है। नेक्स्ट है, मथने के पश्चात क्रीम का दूध से पृथक हो जाने का कारण है, मतलब जब मथते हैं दूध, जब नहीं घी निकाल बनाया जाता है तब, ठीक है, मथनी से, तो गुरुत्वाकर्षण बल, ससंजक बल, अपकेंद्री बल, या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अपकेंद्रीय बल। ठीक है, मथने के पश्चात क्रीम का दूध से पृथक हो जाने का कारण अपकेंद्रीय बल है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, बादलों के वायुमंडल में तैरने के कारण है उनका कम क्या, ताप, वेग, दाब, या घनत्व। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, घनत्व। ठीक है, बादलों का वायुमंडल में तैरने का कारण, गर्मी के दिनों में वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प गर्मी पाकर गर्म होती है, जिससे जलवाष्प का घनत्व घटता है। घनत्व घटने के कारण जलवाष्प हल्की होकर ऊपर उठती है। वायुमंडल के ऊपरी भाग में दाब एवं ताप कम होने के कारण ये जलवाष्प फैलती है और पानी की छोटी छोटी बूंदों में परिवर्तित होकर तैरती रहती है। इसी को बादल कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया था। इजी क्वेश्चन है। ऑप्शंस हैं, नेपट्यूनियम, प्लूटोनियम, फ्रेंसियम, या टेक्नीशियम। ठीक है, सुना होगा तो इजी लगेगा, नहीं सुना होगा तो थोड़ा सा टफ लगेगा, वही यही सीधा सा सिस्टम होता है इसमें। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, टेक्नीशियम। टेक्नीशियम एक रासायनिक तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक कितना है, 43। ठीक। टेक्नीशियम कृत्रिम रूप से उत्पादित प्रथम तत्व है। वर्ष 1937 में इस तत्व का सर्वप्रथम निर्माण किया गया था। तो इसमें जो राइट आंसर है वो है टेक्नीशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17, पानी के 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर शरीर तैरता है, यदि तापमान 100 डिग्री सेल्सियस हो जाए तो शरीर डूब जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, कुछ अधिक भाग पानी में डूबेगा, या अधिक आसानी से तैरेगा। हंसी आ गई इस बात में कि शरीर इतने में तो तैरता, अगर 100 डिग्री सेल्सियस हो जाए उबलते हुए पानी में, पहली बात हालत खराब हो जाएगी। ठीक, लेकिन यहाँ पे आंसर देना है। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, शरीर डूब जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि द्रवों को गर्म करने पर उसके आयतन में वृद्धि, परंतु घनत्व में जब कमी, उसमें घनत्व में कमी हो जाएगी। ठीक है, और 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर शरीर पानी में तैरता है क्योंकि शरीर का घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड जल के घनत्व से कम होता है। और जब ताप 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा तो पानी का घनत्व शरीर की अपेक्षा कम हो जाएगा और शरीर क्या होगा, डूब जाएगा। ठीक। समुद्र में नदी की अपेक्षा तैरना तैरना आसान होता है क्योंकि समुद्री जल नमकीन होता है, समुद्री जल गहरा होता है, समुद्री जल भारी होता है, या समुद्र जल हल्का होता है। मतलब नदी की अपेक्षा समुद्र में तैरना सरल होता है। क्यों होता है ये पूछा गया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, समुद्री जल नमकीन होता है। ठीक है, सोडियम क्लोराइड तथा अन्य लवणों की अधिकता के कारण समुद्री जल नमकीन हो जाता है। फलतः समुद्री जल का घनत्व अधिक होता है तथा उसमें उत्प्लावकता भी अधिक होती है, इसलिए समुद्र के जल में तैरना आसान होता है। नेक्स्ट, जब कोई जहाज नदी से सागर में घुसता है तो वह कुछ ऊपर उठता है, वह कुछ नीचे जाता है, वह उसी तल पर रहता है, या वह समुद्र की तली में डूब जाता है। मतलब नदी से जब वो सागर में घुसेगा तब क्या स्थिति होगी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, वह कुछ ऊपर उठता है। मतलब नदी से जैसे सागर की तरफ बढ़ेगा, जैसे सागरों की तरफ बढ़ेगा तो वो कुछ ऊपर उठेगा। नदी के जल के घनत्व की अपेक्षा समुद्र के खारे पानी का घनत्व अधिक होता है, अभी ऊपर मैंने बताया, इसलिए समुद्र के जल में जहाज के प्रवेश करने पर अधिक प्लावक बल लगने लगता है, जिससे जहाज कुछ ऊपर उठ जाता है। लास्ट क्वेश्चन है आपका इसका फिजिक्स का। ठीक है, इसके बाद केमिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं। केमिस्ट्री के हैं, किसके हैं, इसके बाद आपके वो हैं, सॉरी, बायो के क्वेश्चन है। स्थित विज्ञान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है।
गतिमान स्थिति, विश्राम की स्थिति, मानसिक स्थिति या आंकड़ों का अध्ययन। ये तो काफी, ठीक है, स्टैटिक्स। ठीक, स्टैटिक्स पूछा गया है, किससे संबंधित है? स्थित विज्ञान मतलब स्टैटिक। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, विश्राम की स्थिति से। ठीक है, नहीं, ठीक है, तो ये भी आपका हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 ये आपका, इसमें आपको बायो के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, कोबाल्ट धातु किस विटामिन में होती है? विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन B6 या विटामिन B12? कोबाल्ट धातु किस में होती है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, और इसका जो राइट आंसर है विटामिन B12। ठीक है, कोबाल्ट धातु विटामिन B12 में पाया जाता है। अब इसका स्रोत क्या क्या होता है? मांस होता है, दूध होता है, और यही सब होता है। ठीक है, विटामिन ए का उत्कृष्ट स्रोत क्या है? गाजर, सेब, मूली या अनार? ठीक, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, गाजर। ठीक है, विटामिन ए का उत्कृष्ट स्रोत क्या है? गाजर होता है। विटामिन ए का उत्कृष्ट स्रोत गाजर होता है। इसके अतिरिक्त ये जो पनीर में भी मिलता है, दूध है, अंडा है, हरी साग सब्जी में भी ये पाया जाता है। और विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है, रासायनिक नाम आप जरूर लिख लीजिए, रेटिनॉल। रेटिनॉल, विटामिन ए का रेटिनॉल। ठीक है, नेक्स्ट, वायरस को सजीव माना जाता है क्योंकि, वायरस को अक्सर सजीव माना जाता है, क्यों माना जाता है ये पूछा गया। या संख्या में कम हो सकते हैं, या संख्या में बढ़ सकते हैं, इसमें विभिन्न कोशिकांग नहीं होते हैं, उपर्युक्त सभी। बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, काफी बार पूछा भी गया है एग्जाम्स में, तो यहाँ पे पूछ दिया है मैंने। यह संख्या में बढ़ सकते हैं। इस समय वायरस ही तो चल रहा है, कोरोना वायरस ही है। क्या करता है कि एक वायरस अंदर जाता है और अपनी कॉपी बना देता है, काफी बहुत सारी संख्या में। तो ये क्या करता है? अपनी संख्या ये बढ़ा सकते हैं, इसीलिए इनको सजीव माना जाता है। और एक और क्वेश्चन इसके ऊपर आता है कि सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी क्या है? तो वायरस होता है, मतलब विषाणु। ठीक, सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी किसे कहा जाता है? तो वो होता है वायरस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बैक्टीरियोफेज क्या है? ठीक है, वायरस जो जीवाणुओं का भक्षण करता है। बैक्टीरिया जो पादप कोना, कोसा होगा, यहाँ कोना नहीं होगा, कोशा। ठीक, पादप कोसा पर भक्षण करता है। जीवाणु अंगक होता है, या विषाणु जो प्राणी कोसा भक्षण करता है। तो बैक्टीरियोफेज क्या है? ज्यादातर जिनके बायो से होंगे उनको तो इजिली आपने बता दिया होगा कि वायरस जो जीवाणुओं का भक्षण करता है। ठीक है, बैक्टीरियोफेज क्या होता है? ऐसा वायरस होता है जो जीवाणुओं का भक्षण करता है। नेक्स्ट है, एस्टिगमेजिज्म किससे संबंधित बीमारी है? ठीक है, एस्टिग एस्टिगमेजिज्म, ठीक है, ये किससे संबंधित बीमारी है? दांतों से, आंखों से, कंधों से या गले से? कंधे से या गले से? तो एस्टिग्मेटिज्म, ठीक है, मेजिज्म लिखा है, तो एस्टिग्मेटिज्म जो है वो आंख से संबंधित बीमारी होती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लूकोमा व ट्रैकोमा बीमारी किस अंग को प्रभावित करती है? गले को, नाक को, मस्तिष्क को, कि आंखों को? इसका भी राइट आंसर है ऑप्शन डी, आंखों को। ग्लूकोमा और ट्रैकोमा ये आपका आंखों को प्रभावित करता है। बायो वालों को ये जहां तक इजी लग रहा होगा, लेकिन बाकी जो लोग हैं उनको। अच्छा क्वेश्चन, मायोपिया से अभिप्राय है मोतियाबिंद, निकट दृष्टि दोष, वर्णांधता या हाइपरमेट्रोपिया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, निकट दृष्टि दोष। ठीक है, निकट दृष्टि दोष मायोपिया को ही कहा जाता है। ठीक, नेक्स्ट, आंखों के किस दोष को दुरुस्त नहीं किया जा सकता, मतलब सही नहीं किया जा सकता है? ऐसा कौन सा दोष है जिसे सही ही नहीं किया जा सकता? मायोपिया, मोतियाबिंद, वर्णांधता या उपर्युक्त सभी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, वर्णांधता, मतलब कलर ब्लाइंडनेस। इसमें क्या होता है? वर्णांधता एक ये रोग कैसा है? अनुवांशिकी रोग है जिसे ठीक नहीं किया जा सकता है। और इस रोग में क्या होता है? लाल और हरे रंग की वस्तुएं हमेशा काली दिखाई देंगी। लाल रंग हो तब भी काला दिखेगा, हरा है तो भी काला दिखेगा, आप बता ही नहीं पाएंगे कि कौन सा लाल है कौन सा हरा है। ठीक है, इस रोग में। लास्ट क्वेश्चन है आपका, किस सूक्ष्म जीव के कारण निमोनिया होता है? प्रोटोजोआ, आरएनए, डीएनए या जीवाणु? निमोनिया किसकी वजह से होता है? ठीक, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, जीवाणुओं के द्वारा होता है। ठीक है, निमोनिया डिप्लेकोकस, क्या?
देखिए, डिप्ले लिखते नहीं बनता उंगली से, यहाँ पे कोकस स्क्रीन पर, डिप्ले कोकस न्यूमोनी, न्यूमोनी, ठीक है। ये इसी वायरस के द्वारा आपको निमोनिया होता है इंसानों को, ठीक है। फेफड़ों को प्रभावित करता है ये, ठीक है। तो इस तरीके से आपके ये 30 क्वेश्चन हो गए। आपके कितने सही हुए प्लीज़ ज़रूर बताएं, क्योंकि मैं देखता सबका हूँ और उसमें रिप्लाई करने की तो कोई बात नहीं। इससे एक चीज़ पता चलती रहती है कि आपकी तैयारियों में कितना अंतर हो रहा है, ठीक है, फ़ायदा हो रहा है कि नहीं। अब जैसे किसी के जैसे लगातार 26-26 नंबर आ रहे हैं तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पहले अच्छे आए थे और आपकी कम आए। अच्छी बात यह है कि वो ईमानदारी से बताते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं तो ये पता नहीं क्या है, उसमें क्या है, इसमें शर्माना। जितने नंबर है उतने बताइए। 18 आ रहे हैं, 18 बताइए, कम है हालांकि। 24 से नीचे जिनके भी हैं वो अपने कम मान के चलें, और 20 से नीचे तो 20 से अगर नीचे है तो काफ़ी ज़्यादा कम है, ठीक है। तो उसमें तो ज़्यादा आपको सुधार करना पड़ेगा, ठीक। 24 से प्लस हैं तो आपके अच्छे नंबरों में हैं, लेकिन 24 से ऊपर तो आपके 40 50 में 40 नंबर बने अगर आपके 24 नंबर ऐसे लगातार आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन आपको 40 प्लस लाने हैं, क्योंकि टफ कंपटीशन है, ठीक है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।